हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को पढ़ना। सबसे पहले न्यूज बचे आज साइंस एंड टेक के क्षेत्र से है। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को आप सभी लोग जानते होंगे। ये अभी तक का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप माना जाता है, जैसे कि नासा के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है। तो बच्चे इसका इस्तेमाल करते हुए साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इनकी एक टीम है, इन्होंने 2 फरवरी 2025 की नियर इंफ्रारेड कैमरा की छवि यानी कि इमेजेस के माध्यम से यूरेनस की परिक्रिया कर रहे एक नए उपग्रह की पहचान की है। आपको पूछा जाएगा रिसेंटली नासा के द्वारा कौन से ग्रह का एक नया उपग्रह दिखा गया है या फिर खोजा गया है, तो यह बचे आपका यूरेनस। ठीक है, अब जब नया उपग्रह मिला है तो इसका कुछ ना कुछ नाम रखा गया होगा, तो इसका नाम रखा गया है S2025U1। ठीक है, ये जो है इसका नाम रखा गया है यूरेनस का। ये सैटेलाइट है, ये नेचुरल सैटेलाइट है। और अभी जो है यूरेनस के टोटल जो सैटेलाइट है वो कितने हो गए हैं? 29 हो गए हैं। 29 सैटेलाइट हो गए हैं यूरेनस के। ठीक है, तो इसका नाम रखा गया है S2025U1। एस का मतलब सैटेलाइट, 2025 क्योंकि एयर है, और U1 का मतलब है आपका यूरेनस का पहला सैटेलाइट दिखा गया है 2025 में। ठीक है, तो ये बच्चे इसका नाम रखा गया है। आपको ग्रह का नाम याद रखना है, यूरेनस का नया मिला है। अब यहाँ पे बच्चे हमारे जितने ग्रह है सौर मंडल में, उनमें से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट किसके पास में है। तो सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट वर्तमान में सैटर्न के हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं? 146 हैं। उसके अलावा आपके ऐसे भी ग्रह हैं जिनके पास में कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। ये आपका मरकरी है और एक आपका वीनस है। ठीक है, तो इन्हें भी बच्चे याद रखना। सैटर्न के पास में सबसे ज्यादा है 146। अगली न्यूज बचे आपकी इंटरनेशनल है, और इंटरनेशनल में ज्यादातर हम फोकस करते हैं भारत के पड़ोसी देशों पे। तो ये न्यूज भी जो है भारत के पड़ोसी देश से है, नेपाल से है। नेपाल को WHO के द्वारा आधिकारिक तौर पर रुबेला मुक्त घोषित कर दिया गया है। रुबेला बेसिकली एक डिजीज है जिसके केसेस नेपाल में लगभग नेग्लिजिबल हो गए हैं, लगभग नगण्य हो गए हैं। नेपाल अब WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रुबेला उन्मूलन करने वाला छठा देश बन गया है। ठीक है, तो नेपाल बच्चे याद रखना है, इसे रुबेला मुक्त घोषित किया गया है। तो थोड़ा सा इस डिजीज के बारे में हम देखते हैं कि डिजीज क्या है। तो रुबेला को जर्मन खसरा भी कहा जाता है, इसे जर्मन मिजल्स भी कहा जाता है। एक संक्रामक वायरल डिजीज है। ठीक है, पूछा जाएगा किस रीजन से ये होता है, तो इसका संक्रमण होता है बच्चे वायरस। ठीक है, एक वायरल डिजीज है ये, और रुबेला वायरस के कारण ये आपका होता है। इसमें बहुत कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी डिजीज ऐसी होती है कि डिजीज का नाम अलग है और जिस वायरस के कारण वो हो रहा है उसका नाम अलग है। तो यहाँ पे डिजीज का नाम भी रुबेला है, और जिस वायरस के कारण ये आपका होता है उसका नाम भी रुबेला है। इसे जर्मन मिजल्स के रूप में भी जाना जाता है, और ये आपका एक वायरस से होने वाला संक्रमण है। ठीक है, तो याद रखना कि नेपाल को WHO के द्वारा आधिकारिक तौर पर रुबेला मुक्त घोषित कर दिया गया है। अगली खबर बचे आपकी एक स्टेट की है। स्टेट है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री यानी कि ममता बनर्जी के द्वारा एक नई योजना शुरू की गई है। योजना का नाम है श्रम श्री। ठीक है, श्रम श्री योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य बंगाली प्रवासी श्रमिकों की सहायता करना है, जो अन्य राज्यों में कथित भाषाई भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करने के बाद अपने घर पश्चिम बंगाल लौट रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे बंगाली लोग जो कि काम की खोज में दूसरे स्टेट में रह रहे थे, लेकिन वहां पे किसी वजह से या फिर बंगाली होने की वजह से या फिर भाषा ना आने की वजह से उनके साथ में भेदभाव हुआ, और उसके कारण जो है उन्होंने वो शहर छोड़ दिया या फिर वो स्टेट छोड़ दिया, वो वापस से अपने पश्चिम बंगाल चले गए हैं। तो ये बच्चे आपका जो श्रमिक हैं, बेसिकली ये जो आपके लेबर है, प्रवासी श्रमिक है, उनकी हेल्प करने के लिए जो है आपका श्रम श्री योजना की शुरुआत की गई है। अच्छा, इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? लौटे हुए श्रमिकों को 1 वर्ष तक या फिर जब तक वे राज्य में नई नौकरी नहीं पा लेते तब तक उनको 5,000 रुपए मासिक सहायता दी जाएगी। ठीक है, तो याद रखना बच्चे कि श्रम श्री योजना में एक फाइनेंशियल हेल्प जो है इन लोगों को मिल रही है, और किन लोगों को मिल रही है, किस कम्युनिटी के लिए आपकी स्कीम है, उसको थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, तो ये जो है आपका पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा लॉन्च एक नई स्कीम है। अगली न्यूज बच्चे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। थोड़ा सा ध्यान से इसे सुनना, क्योंकि ये चीज थोड़े से हमारी समझ के परे हो सकती है। ठीक है, ध्यान से सुनना इसे। आपको पता है कि IIT मद्रास आए दिन कुछ ना कुछ इन्वेंशन करता रहता है, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट यहाँ पे होते रहते हैं। तो IIT मद्रास के द्वारा अभी रिसेंटली 1 करोड़ का एक पेटेंट अपने नाम किया गया है। अब ये पेटेंट जो इन्होंने अपने नाम किया है ना बच्चे, ये इन्होंने कुछ बनाया है। इन्होंने बनाया है भारत का पहला सिलिकॉन फोटोनिक्स आधारित उच्च गति क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर।
ठीक है। अब ये जो है नाम इसका बहुत बड़ा है, क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर। ठीक है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, कहाँ पे किया जाएगा, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये थोड़ी ऐसी चीज है कि हम इसे आम उस पे तो इस्तेमाल नहीं करते हैं, है ना। ऑब्वियस सी बात है, जो आपका कंप्यूटर साइंटिस्ट है, जो आपका डेटा एनालिस्ट है, उनको उनको ज्यादा ये चीजें समझ में आएंगी। लेकिन आपको नाम याद कर लेना है कि रैंडम नंबर जनरेटर है, ठीक है, क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर है। और ये जो है पूरी तरीके से भारत में बनाया गया है। ये किस पे आधारित है, ये सिलिकॉन फोटोनिक्स आधारित है, और पूरी तरीके से जो है आपका ये भारत में बनाया गया है, तो भारत का पहला भी है। किसने बनाया है, आईआईटी मद्रास के द्वारा ये बनाया गया है। तो बच्चे इस क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर का हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होगा, तो उसका थोड़ा सा एप्लीकेशन भी हम देख लेते हैं कि कहाँ पे अप्लाई किया जाएगा इसे। तो सिलिकॉन फोटोनिक्स बेस्ड हाई स्पीड क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर यानी कि QRNG, ये क्या काम करेगा, create secure truly random numbers from quantum phenomena crucial for applications like quantum key distribution, defense and IT security, financial transaction, scientific simulations and gaming। ठीक है, तो इतने सारे सेक्टर हैं जहां पे इन नंबर का इस्तेमाल किया जाएगा, और ऐसा कहा जा रहा है कि ये नंबर जो है ट्रूली रैंडम नंबर्स होंगे। ठीक है, ट्रूली रैंडम नंबर यानी कि बिल्कुल नए नंबर जिनका इस्तेमाल आज तक कहीं पे भी ना हुआ हो। तो इस तरीके के नंबर जनरेट करने के लिए जो है आपका ये इस्तेमाल किया गया है, सिलिकॉन से जो है इसे बनाया गया है। ठीक है, और ये नंबर जनरेटर जो है भारत का पहला इस तरीके का नंबर जनरेटर है। तो QRNG याद रखना बच्चे, क्वांटम बेस है ना, क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर है। इसे आईआईटी मद्रास के द्वारा हाल ही में 1 करोड़ रुपए के संधि के बाद में अपने नाम पे पेटेंट करवाया गया है, और भारत का पहला नंबर जनरेटर है। ठीक है, कहां कहां इस्तेमाल होगा, इसके जो एप्लीकेशंस हैं, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल होगा, डिफेंस सेक्टर में इस्तेमाल होगा, आईटी सिक्योरिटी में इस्तेमाल होगा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल होगा, साइंटिफिक सिमुलेशन में इस्तेमाल होगा, और गेमिंग में इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो यहां जो है इसका इस्तेमाल होगा। अगली न्यूज बच्चे डिफेंस से रिलेटेड है। केंद्र सरकार ने भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के लिए 97 LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1A लड़ाकू जेट विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है। कहां से खरीदे जाएंगे, कितने खरीदे जाएंगे, सब कुछ एग्जाम में आता है। तो याद रखना पहले तो कि हम मार्क 1A लड़ाकू जेट विमान खरीद रहे हैं। कितने खरीद रहे हैं, 97 खरीद रहे हैं। इस परियोजना की लागत लगभग 62 करोड़ रुपए है। यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के लिए LCA मार्क 1 का दूसरा बड़ा ऑर्डर है। इससे पहले HAL को 83 LCA जेट बनाने का ऑर्डर दिया गया था। ठीक है, तो हमारा जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो HAL से इन 97 LCA को खरीदेगा। किसके लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए। नाम क्या है, नाम है इसका मार्क 1A लड़ाकू जेट विमान। मार्क 1A लड़ाकू जेट विमान, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि क्या है ये। तो LCA MK1A को आमतौर पर तेजस फाइटर जेट भी कहा जाता है। यह एक चौथे पीढ़ी 4th जनरेशन का हल्का मल्टी रोल लड़ाकू मॉडल है ना। तेजस को आप लोग जानते हैं बच्चे। देखिए, इसका जो ऑफिशियल नाम है वो है आपका LCA MK1A। ठीक है, तो ये जो है हमने पहले जो है HAL के द्वारा इंडियन एयरफोर्स के लिए बच्चे 83 बनाए गए थे। अभी जो है 83 से भी बड़ा ऑर्डर जो है HAL को मिल गया है, और ये है 97 LCA बनाने का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है किस किस के बीच में ये आपका करार हुआ है। करार यानी कि संधि हुई है आपका, हमारी जो केंद्र सरकार है यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री है, और दूसरी तरफ आपका PSU है यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है इंडियन एयरफोर्स के लिए ये बनाए जाएंगे। खासियत क्या है, 4th जनरेशन का है। ठीक है, हल्का है और मल्टीपर्पज या फिर आपका मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। ठीक है, तेजस। अगली न्यूज बच्चे आपका बुक्स एंड ऑथर से है। एक बुक अभी रिलीज हुई है। बुक का नाम है इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स, यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर। अब जिसने हिस्ट्री थोड़ी सी अच्छी पढ़ी होगी, अच्छे स्तर की पढ़ी होगी, आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि ये चीज हमने कहीं ना कहीं सुनी है। इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स, यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर। ये बच्चे यंग बंगाल मूवमेंट है। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बहुत सारे आंदोलन को पढ़ते हैं, उस आंदोलन में आंदोलन ये भी आता है आपका यंग बंगाल मूवमेंट। ठीक है, तो यंग बंगाल मूवमेंट के ऊपर रोसिंका चौधरी, लेखिका का नाम है रोसिंका चौधरी, इनके द्वारा ये किताब लिखी गई है। और इसके बारे में जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये कि यंग बंगाल मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था और किसके द्वारा किया गया था। तो यंग बंगाल मूवमेंट बच्चे आपका नाम से समझ में आ रहा है आपको कि बंगाल में कोलकाता में हिंदू कॉलेज है ना। हिंदू कॉलेज सबसे पुराना कॉलेज जो है आपका हमारे देश में है। राजा राम मोहन रॉय के द्वारा इसे बनाया गया था। तो जो कोलकाता के हिंदू कॉलेज है, यहाँ पे एक लेक्चरर थे, नाम है लुइस विवियन डेरेजियो।
ठीक है, लुइस विवियन डेरोजियो, इनके द्वारा जो है आपका यंग बंगाल मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। बंगाल में किया गया था और कब से कब तक चला था ये आपका, ये 1820 में लेट स्टार्ट हुआ था और अर्ली 1830 तक जो है आपका ये चला था। ठीक है, तो हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा पश्चिम बंगाल में ये जो यंग बंगाल मूवमेंट चलाया गया था उसके ऊपर जो है किताब लिखी गई है, नाम है इंडिया फर्स्ट रेडिकल्स यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, किसने लिखा है, रोसिंका चौधरी के द्वारा किताब लिखी गई है। अगली न्यूज बच्चे आई है यूपी से। यूपी के चीफ मिनिस्टर यानी कि मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा इनोग्रेट किया गया है उत्तर प्रदेश का पहला और भारत का दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। ठीक है, अब ये कहां पे उद्घाटन किया गया है, गोरखपुर। गोरखपुर इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है और गोरखपुर जो है आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र भी है। तो गोरखपुर के खनीपुर में, गोरखपुर में कहां पे, गोरखपुर के खनीपुर में भारत का दूसरा यूपी का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है इसका उद्घाटन किया गया है, इनोग्रेट किया गया है यहाँ के सीएम के द्वारा। अच्छा, यह प्लांट टोरेंट गैस और टोरेंट पावर के द्वारा स्थापित किया गया है जो कि ग्रीन हाइड्रोजन को सीएनजी और पीएनजी में मिलाएगा। ठीक है, ये बच्चे थोड़ा सा याद रखना कि सीएनजी और पीएनजी में फिर इसका इस्तेमाल होगा, लेकिन पहले जो है आपका प्रोड्यूस किया जाएगा, प्रोडक्शन किया जाएगा इस कंपनी के द्वारा। कंपनी का नाम है टोरेंटो गैस और टोरेंटो पावर। ठीक है, उसके अलावा ये भी याद रखना कि ये भारत का दूसरा है, लेकिन भारत का पहला कहां पे बना है, तो भारत का जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट था ये कांडला पोर्ट यानी कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, कहां पे है, कांडला पोर्ट गुजरात में। और ये आपका जो गोरखपुर का खनीपुर वाला है ये दूसरे नंबर का है। ठीक है, अगली न्यूज बच्चे पॉलिटी की है, करंट अफेयर से रिलेटेड है। आप सभी को पता है कि हमारी जो है 12 अनुसूचियां है संविधान में। जब हम अनुच्छेद पढ़ते हैं, अनुसूचियां पढ़ते हैं, तो अनुसूचियां जो है टोटल 12 है। उन 12 में से जो 8वीं अनुसूची है ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में है। ठीक है, और लोकसभा में बच्चे जब आप लोग देखते हैं, कभी आप लोगों ने लोकसभा का सेशन देखा होगा जब मिनिस्टर्स जो है आपस में चर्चा करते रहते हैं, तो उसमें जो है हर स्टेट का मिनिस्टर होता है। हर स्टेट का मिनिस्टर इंग्लिश बोले, हिंदी बोले, ये जरूरी नहीं है ना, क्योंकि उनकी मातृभाषा भी नहीं है। तो बहुत सारे मिनिस्टर ऐसे हैं जो अपनी भाषा में बात अपनी बताते हैं, है ना। तो उनकी जो भाषा है वो अधिकतर जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है वही भाषाएं होती है। तो अभी रिसेंटली हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष है यानी कि ओम बिरला, उनके द्वारा ये घोषणा की गई है। उन्होंने कहा है कि संविधान की 8वीं जो अनुसूची है उसके तहत जो 22 भाषाएं आती हैं, इन 22 भाषाओं में जो है ट्रांसलेशन उपलब्ध किया जाएगा लोकसभा के भीतर। ठीक है, ताकि संसद की कार्रवाई जब हो, है ना, तो किसी मिनिस्टर को अगर हिंदी नहीं समझ में आ रही है या फिर इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है तो अपनी भाषा में उसका ट्रांसलेशन सुन सके। ठीक है, तो अभी जो है रिसेंटली बच्चे 3 भाषाओं को इसमें जोड़ा गया है, कश्मीरी, कोंकणी और संथाली, है ना। बाकी भाषाओं में तो पहले से ही उपलब्ध था। पहले जो है आपके 18 भाषाओं में जो है ट्रांसलेशन उपलब्ध था। अभी जो है ये 3 भाषाएं जोड़ी गई है और अब जो है 22 आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो अभी जो रिसेंट एडिशन हुआ है कश्मीरी का, कोंकणी का और संथाली का हुआ है, तो इन तीनों को ही आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखेंगे ना। ये पूछा जाएगा बच्चे रिसेंटली कौन सी भाषाओं को इंक्लूड किया गया है और पहले कितनी थी, पहले 18, अभी जो है आपकी 3 जुड़ गई हैं, तो टोटल जो है 22 भाषाओं का अनुवाद जो है संसद के भीतर यानी कि लोकसभा के भीतर आपको मिल जाएगा। ठीक है, मतलब मंत्रियों के लिए क्या हो गई, आसानी हो गई, है ना। अगली न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉलिटी से ही रिलेटेड है और अभी ये पूरी तरीके से डेवलप न्यूज नहीं है। ठीक है, अभी बच्चे क्या हुआ है, 21 अगस्त यानी कि कल संसद के द्वारा एक ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन विनियमन विधेयक 2025 पारित किया गया है। ठीक है, ये बच्चे आपका बहुत इंपॉर्टेंट विधेयक है। बेसिकली ये जो विधेयक है, बिल है, ये किस चीज से रिलेटेड है, ये जो ऑनलाइन गेमिंग या फिर बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो कि ऑनलाइन गेमिंग के नाम पे जो है सट्टेबाजी को प्रमोट करती हैं, है ना, तो उनको रेगुलेट कर लिए। विनियमन मतलब क्या होता है, रेगुलेशन, है ना। तो उनको रेगुलेट करने के लिए आपका विधेयक आया है और ये जो है संसद में पास हो गया है, ये पारित कर दिया गया है। तो नागरिकों को ऑनलाइन मनी गेम्स के खतरे से बचाने के साथ साथ अन्य प्रकार के ऑनलाइन गेम्स को बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए ऐतिहासिक कदम जो है सरकार के द्वारा उठाया गया है, बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, सरकार कैसे कैसे जो है रेगुलेट करेगी इस प्रकार की गेम्स को। तो वे सी बात है बच्चे कि इस प्रकार की गेम को खेलने वालों के लिए, है ना, जो खेलते हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ प्रावधान किए गए हैं, जो इसको प्रमोट करते हैं उनके लिए भी कोई ना कोई प्रावधान किए गए हैं। तो थोड़ा सा इन चीज को हम पढ़ लेते हैं कि इस बिल में आपका क्या है। यहाँ पे देखिए बच्चे, ये पीआईबी का ही है, से नो टू ऑनलाइन मनी गेमिंग एप्स, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 प्रोहिबिट ऑनलाइन बैटिंग, गैम्बलिंग एंड लॉटरीज। ठीक है, इसको प्रोहिबिट करता है।
कार्ड गेम्स विद मनी शेक्स, पोकर और रमी जैसे जो गेम थे ना, इसको भी प्रोहिबिट करता है। फैंटेसी स्पोर्ट्स ऑफरिंग कैश रिवॉर्ड, देन इसको भी जो है आपका ये प्रोहिबिट करता है। मतलब ये तीनों ही प्रकार की जो भी एक्टिविटी इस प्रकार से कोई भी एप्लीकेशन है, कोई भी गेम है, सभी को जो है आपका बैन करता है ये अधिनियम। ठीक है, अब एक एक करके इसके थोड़ा सा हम वो देख लेते हैं कि क्या क्या प्रोविजन इसके भीतर है। तो विधेयक में ऑनलाइन मनी गेम्स की पेशकश, संचालन या सुविधा प्रदान करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 शब्द बचे, पेशकश, संचालन और सुविधा प्रदान करना, है ना। यानी कि जो इस एप्लीकेशन को बना रहे हैं, जो इस एप्लीकेशन को जो है लॉन्च कर रहे हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, ऐसी कह सकते हैं कि ऐसी जो सुविधा है वो दे रहे हैं, है ना। तो बेसिकली जो मेकर्स हैं उनको जो है आपका बैन किया गया है। और दूसरा जो है आपका बच्चे संचालन है, पेशकश, है ना, जो लोग इसको प्रमोट करते हैं उनको भी जो है आपका बैन किया गया है। तो इस तरीके की चीजों को जो है आपका पूरी तरीके से बैन किया गया है। उसके बाद क्या है, ऑनलाइन मनी गेमिंग से संबंधित कानून का उल्लंघन करने पर 3 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, या दोनों का प्रावधान किया गया है। ये आपको पूछा जाएगा कि कितने रुपए का जुर्माना है या फिर कितने साल की कैद का प्रावधान किया गया है। तो 3 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। यदि बार बार अपराध करने पर बढ़ी हुई सजाएं मिलेंगी, जिनमें से ये 3 से 5 साल की कैद हो जाएगी और 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना शामिल हो गया, है ना। तो मतलब अगर एक बार किसी ने जुर्माना दे भी दिया और दोबारा से वही काम कर दिया, वही अपराध दोबारा से कर दिया, तो उसको जो है सजा फिर बढ़ा करके दी जाएगी। पहले 3 साल की कैद हुई थी, अभी जो है आपकी 5 साल की कैद होगी। ठीक है, अगला जो प्रोविजन है वो कहता है कि यह विधेयक जनहित में एक समान और राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी ढांचा स्थापित करेगा। यह विधेयक देश के युवाओं को पोकर, रमी, अन्य कार्ड गेम जैसे कि शिकारी, ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग ऐप से बचाएगा। उन्हें भ्रामक मौद्रिक रिटर्न के वादों के माध्यम से हेरफेर करते हैं, जैसे कि पूरा परिवार वित्तीय संकट में पड़ जाता है। आप लोगों ने ऐसी स्टोरीज तो सुनी होंगी। इन गेम में जो है आपका पैसा लगा करके घर वालों का पूरा पैसा डुबा दिया कई लोगों ने, है ना। उसके बाद में जो है रिकवरी नहीं हो रही है, रिकवरी नहीं होने के कारण बहुत सारे लोगों ने सुसाइड भी किया है ना। तो यहाँ तक बच्चे इसकी सीरियसनेस हो गई थी, इसीलिए जो है इस मुद्दे को सरकार ने एक तो रिकॉग्नाइज किया, रिकॉग्नाइज करने के बाद में ऐसा एक बिल बनाया। तो बहुत इंपॉर्टेंट बिल है, याद रखना। इसमें ये प्रोविजन किए गए हैं। खासतौर पे आपको पूछा जाएगा क्या सजा है ना। तो 3 साल की सजा है और इनिशियली जो है आपका 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है। बार बार कोई करता है तो फिर जो है सजा उसको बढ़ा करके दी जाएगी। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना, 21 अगस्त 2025 में संसद के द्वारा ये पारित कर दिया गया है। ठीक है, अगली न्यूज बच्चे आपकी स्टेट से है। स्टेट है आपका यूपी। यूपी में एक जगह है जलालाबाद। तो अब जलालाबाद जो है जलालाबाद नहीं रहा है, इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया है। तो इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया है, परशुरामपुरी। ठीक है, तो जलालाबाद जो कि यूपी में है, वहां पे जो है आपका उसका नाम बदल दिया गया है, परशुरामपुरी के नाम से अब इस जगह को जाना जाएगा। ठीक है, याद रखना बच्चे। अगली न्यूज आपकी असम से है। असम में ऑपरेशन फाल्कन जो है चलाया गया है। ऑपरेशन फाल्कन किस चीज से रिलेटेड है, असम में वन्य जीवों के अवैध शिकार को रोकने के लिए एक विशेष और समर्पित इनिशिएटिव है। ठीक है, तो वन्य जीवों के लिए है। और आपको फोटो में दिख रहा होगा गैंडा, क्योंकि बच्चे यहाँ पे ना एक आपको पता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर कि वन ऑन राइनो पाया जाता है। तो इस तरीके के, या फिर टाइगर रिजर्व है जहां पर कि टाइगर पाए जाते हैं। तो जो ऐसे जानवर हैं जिनको बचाना बहुत जरूरी है, जो कि पहले से ही बहुत सारे प्रोटेक्शन में है, अगर उनके लिए जो है इस तरीके के काम किए जाते हैं ना, तो उनपे या तो अवैध शिकार किया जाता है या फिर किसी प्रकार का उनका कोई अंग लिया जाता है, तो उसके खिलाफ जो है आपका ये ऑपरेशन फाल्कन शुरू किया गया है। इसका मुख्य लक्ष्य शिकार के नेटवर्क को खत्म करना है और खतरे में पड़े वन्य जीवों को बचाना है। ठीक है, मुख्य रूप से जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में और जो टाइगर रिजर्व है वहां पे जो है इसे इंप्लीमेंट किया गया है। तो ऑपरेशन फाल्कन आपको याद रखना है कि असम में वन्य जीवों के अवैध शिकार को रोकने के लिए चलाया गया ऑपरेशन है। अगली न्यूज बच्चे आई है चाइना से। चाइना के बीजिंग में पहला विश्व मानव रोबोट खेल का 4 दिवसीय आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है। इस आयोजन में जापान सहित 16 देशों के 500 से ज्यादा मानव रोबोट ने भाग लिया है। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग है। याद रखना कहां पे हुआ है, चाइना के बीजिंग में पहला वर्ल्ड विश्व मानव रोबोट खेल। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड ह्यूमन रोबोट गेम्स हुआ है। यहाँ पे 500 से ज्यादा कंट्रीज ने हिस्सा लिया। जैसे बच्चों आपका ओलंपिक होता है ना, उसी तरीके से यहाँ पे देखिए 500 से ज्यादा मानव रोबोट ने यहाँ पे हिस्सा लिया है। तो बेसिकली रोबोट की क्वालिटीज को दिखाने के लिए ना, किसका किन कंट्रीज के रोबोट कितने अच्छे हैं, कितने बेहतर है, कैसे कैसे उनके एप्लीकेशंस है, उनको दिखाने के लिए जो है आपका ये किया गया है। ठीक है, तो ये हुआ आपका चाइना के बीजिंग में। ठीक है, चलिए बच्चे, तो आज की खबरों को यहीं पे समाप्त करते हैं।
आज मैं खबरें नहीं दोहराऊंगी क्योंकि सारी की सारी इंपॉर्टेंट है ना, कोई भी ऐसी न्यूज नहीं है जो थोड़ी सी भी कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट की जो एक एक शब्द वाली जो न्यूज है उनको थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, वो डिटेल में नहीं पढ़नी है, लेकिन इनिशियली जो मैं आपको पॉलिटी की 2 न्यूज बढ़ाई हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखना, ठीक है। उसके अलावा ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हमने 2 न्यूज पढ़ी है उनको भी याद रखना, ठीक है, कोई भी कम जरूरी नहीं है, सारी के सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना, ठीक है। चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर कल के सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपने खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।